हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.20 पर डिस्कस करेंगे। एक बार हम इस क्वेश्चन पे पहले वीडियो क्रिएट कर चुके हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन कंसेप्ट से। एक बार फिर इस पर डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से एक हम मेथड तैयार करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन सुने। A weightless inextensible rope rests on a stationary wedge forming an angle alpha with the horizontal as shown in figure। चित्र में आपको दिखाता हूं। One end of the rope is fixed to the wall at point A. A small load is attached to the rope at point B. The wedge starts moving to the right with a constant acceleration A. Determine the magnitude of acceleration of the load when it is still on the wedge। तो क्या इसका फिगर दिया हुआ है, एक बार देखें। ये एक स्टैटिक फ्रेम है और इसमें एक मूवेबल वेज को प्लेस किया गया है जो ए एक्सेलरेशन से राइट वर्ड ट्रेवल कर रहा है। एक लोड इस वेज में प्लेस किया गया है और एक स्ट्रिंग से इसे बांध के एक पुली के थ्रू पास करते हुए, जो कि वेज में फिक्स्ड है, एक वॉल से इस स्ट्रिंग का दूसरा टर्मिनल अटैच कर दिया गया है। इस फिक्स्ड पॉइंट को ए और इस वेज को, इस ब्लॉक को या लोड को बी डिफाइन किया गया है। आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन या इस लोड का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ग्राउंड फ्रेम से। वेज का एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा गिवन है। सो कैसे इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया जाएगा, एक बार इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। आए तो मान लीजिए वेज का एक्सेलरेशन ए राइटवर्ड है, जिसे वेक्टोरियली ए आई से प्रेजेंट किया जाएगा। चूंकि हमें इस लोड का एक्सेलरेशन डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट करना है, तो हमें लेंथ कंस्टेंट को यूज करना होगा। लेकिन लेंथ को मेजर करते समय हमें किसी ऐसे पॉइंट से सभी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट स्टार्ट करना होगा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए की कंसेप्ट लेंथ कंस्टेंट ही होना चाहिए। सो लेंथ कंस्टेंट कंसेप्ट का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ए स्टैटिक पॉइंट से पुली तक का डिस्टेंस x है और इसी स्टैटिक वॉल से इस ब्लॉक तक का जो डिस्टेंस है, इस लोड तक का जो डिस्टेंस है, उसे हम कैपिटल X कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि दोनों डिस्टेंसेस को इस वॉल से कंसीडर किया गया क्योंकि हमें डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से इस लोड का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो अगर इस x और x को डबल डेरिवेटिव किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस x का डबल डेरिवेटिव इस पुली के एक्सेलरेशन से, या चूंकि पुली वेज में फिक्स्ड है तो वेज के एक्सेलरेशन से एफिलेट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जो कैपिटल X है उसके डबल डेरिवेटिव को इस लोड के एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट से कनेक्ट किया जा सकता है। तो एक बार देखते हैं कि कैसे हम लेंथ कंस्टेंट बना पाएंगे इन दोनों वेरिएबल्स के हेल्प से। ये वैल्यू कैपिटल X गिवन है और ये स्मॉल x, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X माइनस स्मॉल x, और इस कैपिटल X माइनस स्मॉल x की हेल्प से और इस एंगल अल्फा को यूज करके जो ये वैल्यू आ जाएगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, x माइनस x इंटू सेक अल्फा। अगर बेस x माइनस x है तो इसका हाइपोटेनियस ट्रायंगल का x माइनस x सेक अल्फा होना चाहिए। अब स्ट्रिंग के दोनों पार्ट का लेंथ पता लगने के बाद हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट के लेंथ का जो सम है x प्लस x माइनस x सेक अल्फा, वो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर आना चाहिए। इसे t के रिस्पेक्ट में अगर डबल डिफरेंशिएट किया जाए तो आने वाले डबल डेरिवेटिव्स को वेज और इस लोड के एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट से कनेक्ट किया जा सकता है। तो आइए देखें कैसे कर सकते हैं। x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt होगा, जबकि कैपिटल X का कैपिटल D कैपिटल X बाई dt। सो एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी इतनी। यहां पर ध्यान रहे कि अल्फा एक कांस्टेंट एंगल है। इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करने पर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर स्मॉल एक्स बाई डी टी स्क्वायर इंटू सेक अल्फा 0 आना चाहिए। अब अगर इनको कनेक्ट करें एक्सेलरेशन से, हम देख पा रहे हैं कि इस वेज के चलने से x की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर के पॉजिटिव से ए का रिलेशन है। ठीक उसी प्रकार अगर हम गौर करें तो जब ये वेज एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक, ये जो लोड है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर हम देखें तो जब ये स्ट्रिंग सीधी हो जाएगी तो ये पूरा वायर
जो ये वाली स्ट्रिंग का पार्ट है, इस पार्ट को हम हॉरिजॉन्टल होता हुआ पाएंगे। तो हम देखेंगे कि उस समय इस ब्लॉक का जो पोजीशन होगा वो इस समय की पोजीशन से आगे होगा, क्योंकि इसका मोशन जब ये मूव करता हुआ वेज आगे को बढ़ेगा और ये लोड इस वेज के टॉप पे पहुंच जाएगा, उस समय इस वेज की पोजीशन इतनी आगे होगी कि ये हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके की पिक्चर ले लेगा। और आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में इस लेंथ के बराबर होने के कारण हॉरिजॉन्टली इस पोजीशन के मुकाबले इस ब्लॉक की पोजीशन थोड़ा आगे होगी। सो इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को अगर डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाए तो एक जनरल विजन बनता है कि इसके एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, दोनों कंपोनेंट इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होंगे। हम देख पा रहे हैं कि इसके पोजीशन को अगर पोजीशन के बेस पे कनेक्टिविटी बनाई जाए एक्सेलरेशन के साथ, तो इसकी पोजीशन अभी जो है और कुछ मूवमेंट बीतने के बाद वेज के आगे बढ़ने के बाद जो इसकी पोजीशन होगी, वो पोजीशन जो शिफ्टिंग लेगी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी प्लस होगा और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी प्लस। यानी ये ब्लॉक जिस पाथ पे मूव करता हुआ यहां तक पहुंचेगा, उस पाथ में चलने के अकॉर्डिंगली इसके एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड किए गए डिस्टेंस का चेंज रेट और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस जो मेजर किया गया है वो दोनों में एसोसिएटेड चेंजेस आएंगे। अगर हम यहां पर कनेक्टिविटी बनाएं तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में इसके आगे बढ़ने से, वेज के आगे बढ़ने से जब ये ब्लॉक ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए मूव करता हुआ किसी दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो उस कंडीशन में ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे ही बढ़ेगा। हम देख पा रहे हैं इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट पॉजिटिव है। सो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ने के कारण हम डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाय डी टी स्क्वायर को एक्सेलरेशन ऑफ द लोड के पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऑफ द लोड के एक्स कंपोनेंट के पॉजिटिव से कंपेयर कर सकते हैं। सो इस टर्म को ए एक्स कहा जा सकता है और यह टर्म ऑलरेडी ए है, तो इस इक्वेशन को a प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू सेक एल्फा इक्वल टू 0 बोला जा सकता है। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो हम इससे हमें मिल जाएगा इस टर्म को राइट ले जाने पर a माइनस ए एक्स इंटू सेक एल्फा और सेक एल्फा को ट्रांसफर करने पर a कॉस एल्फा a माइनस ए एक्स के बराबर आ जाएगा। और फाइनली जो एक्सेलरेशन ऑफ द लोड का एक्स कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा a माइनस ए कॉस एल्फा। यानी इतने एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है ये लोड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलोंग। यहां पर ध्यान दें कि कभी भी किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को जज करके डबल डेरिवेटिव और ए में कनेक्टिविटी बनाई जाती है। एक बार फिर बता दूं कि जब ये ब्लॉक या लोड मूव करेगा तो इसके मूव करने से इसका एक्स वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसा इस चित्र में दिख रहा है। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर का एफिलिएशन ए एक्स के पॉजिटिव वैल्यू से होना चाहिए, वही हमने किया और फाइनली ये वैल्यू आई ए 1 माइनस कॉस अल्फा। अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं इसे ओपन करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और फाइनली आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। यानी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट लोड के लिए 2a साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 होना चाहिए। सो इस तरीके से एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट को डायरेक्ट ग्राउंड से मेजर किया जा सकता है। अब एक बार बात करेंगे एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट के लिए। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, उसको समझें। मान लीजिए हम अपने जो डिस्टेंसेस हमने मेजर की हैं उसके मेजरमेंट को चेंज करके इस x को यहां से माना हटाते हैं हम और इन सभी मेजरमेंट्स को चेंज करके सेम डायग्राम में अब मान लीजिए मैं जो नए कन्वेंशन के हिसाब से डिस्टेंसेस पुट कर रहा हूं। माना ये डिस्टेंस x है और इस पुली के लेवल से मेजर की गई ये डिस्टेंस, पुली के सेंटर से मेजर की गई ये डिस्टेंस मान लेते हैं इस बार y है। यहां पर ध्यान दें कि पुली मूवेबल है, उससे मेजर्ड कैलकुलेशंस पुली के रिस्पेक्ट में आउटकम देंगे, लेकिन हम पुली से ब्लॉक की डिस्टेंस को मेजर नहीं कर रहे हैं, हम पुली के लेवल से y यानी कि ब्लॉक की डेप्थ को मेजर कर रहे हैं और हम जानते हैं कि इस पुली का ग्राउंड लेवल से इस पुली के सेंटर पॉइंट का जो हाइट है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण जब इस y की हेल्प से इस लोड का y एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाएगा तो उसे हम ग्राउंड ऑब्जर्वर का व्यू मान सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप पुली से इस डिस्टेंस y को मेजर नहीं कर रहे हैं,
आप पुली के सेंटर से पास होने वाली इस स्टैटिक लाइन से इसे मेजर कर रहे हैं। और यहां बिल्कुल क्लियर है, आप सब समझ सकते हैं कि इस वेज के कितना भी मूव कर जाने के बाद भी इस पुली का जो सेंटर है वो जमीन से जितना ऊपर है उतना ही रहेगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को स्टैटिक लाइन माना जा सकता है। अब इस स्टैटिक लाइन से अगर इस y को मेजर किया जाए तो जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस अल्फा के कारण ये भी अल्फा होना चाहिए और ऐसे में y का ये कंपोनेंट हो जाएगा y कोसेक अल्फा। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी इसके सेंटर लेवल तक की वो y कोसेक अल्फा होनी चाहिए। y कोसेक अल्फा यानी ये डिस्टेंस अगर y है इसके सेंटर से तो ये होगा y कोसेक अल्फा। और ये जो छोटी सी डिस्टेंस यहां पर आप देख पा रहे हैं, कई बार स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर ये डिस्टेंसेस पूरे कैलकुलेशन में नहीं आई। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि अल्फा भी कांस्टेंट है और इस पुली का रेडियस भी कांस्टेंट है, तो रेडियस और अल्फा के कांस्टेंट होने के कारण ये जो छोटी सी डिस्टेंस r कोसेक अल्फा के बराबर है वो एक कांस्टेंट ही होगी। सो अगर उसे कंसीडर न भी किया जाए तो भी कैलकुलेशंस में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम इस कंस्ट्रेंट रिलेशन को y के टर्म्स में तैयार करेंगे तो उस पुली से एसोसिएटेड डिस्टेंस r कोसेक अल्फा को अगर हम इंक्लूड नहीं करें तो हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का बनेगा, x प्लस वाई कोसेक अल्फा इक्वल टू l। तो माइंड मेकअप करने के लिए आप ये मान सकते हैं कि लिखा हुआ ये कांस्टेंट l इस डिस्टेंस को इंक्लूड करके ही लिखा गया है। आप जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो और कई कांस्टेंट लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि दो कांस्टेंट के मिलने से एक नया कांस्टेंट बना। यानी कि आप समझें कि ये पूरी लेंथ l डैश है और इस तरफ आपने r कोसेक अल्फा को लिखा हुआ है जो कि लेंथ से माइनस होके l बन गया। सो l लेंथ को आप इतना करेक्शन करने के बाद ही लेंथ समझें। और ये आप भी समझते हैं कि पुली कितना भी मूव कर जाए, ये वेज कितना भी मूव कर जाए, ये जो सेपरेशन है और ये जो r कोसेक अल्फा है ये इस प्रोसेस में नहीं बदलेगा। तो स्ट्रिंग की लेंथ को डायरेक्ट x प्लस वाई कोसेक अल्फा बोला जा सकता है। अब अगर इसे डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में ट्वाइस, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर कोसेक अल्फा इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान दें, एक बार डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी में रिलेशन बनता है और हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमने दो बार डिफरेंशिएट किया। कोसेक अल्फा इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। अब अगर इस इक्वेशन में इन टर्म्स को डिफाइन किया जाए तो जैसा पहले ही डिफाइन हो चुका है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर ए को प्रेजेंट कर रहा है, ए का रिलेशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर से है जैसा डायग्राम में दिख रहा है। और अगर हम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की बात करें तो इस ब्लॉक के मोशन से साफ समझ में आ रहा है कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए ये कुछ बहुत ऊपर को मूव करेगा और अगर ये ऊपर को मूव करेगा तो y रिड्यूस होगा, तो y के डबल डेरिवेटिव के निगेटिव को ay कहा जा सकता है। सो यहां पर इसको माइनस ay पुट करने पर यह बन जाएगा माइनस ay कोसेक अल्फा इक्वल टू 0। इस स्टेप पे मैं एक बार फिर आता हूं, ध्यान दें इस पर कि जब ये ब्लॉक या लोड मूव कर रहा है तो ये अपवर्ड जर्नी कर रहा है इस इंस्टेंट पे। इस वेज के इधर जाने से ये ऊपर को मूव कर रहा है क्योंकि अल्टीमेटली ये मूव करता करता स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा जब वेज बहुत आगे बढ़ जाएगा। सो इसकी पोजीशन इस पोजीशन से जब स्ट्रेट लाइन के पोजीशन में आएगी तो इस ब्लॉक की पोजीशन अपनी प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हॉरिजॉन्टली आगे की ओर शिफ्ट होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि अपवर्ड और आगे की ओर शिफ्ट होगा। यही वजह है कि आगे की ओर जाने की वजह से हमने कैपिटल एक्स के डबल डेरिवेटिव को एक्स के पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर किया, लेकिन अब हमने y के नेगेटिव को माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को ए वाई से कंपेयर किया। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को माइनस ए वाई पुट करने पर ए माइनस ए वाई कोसेक अल्फा 0 आ जाएगा और ये बन जाएगा ए इक्वल टू ए वाई कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा को लेफ्ट शिफ्ट करने पर ए साइन अल्फा बराबर आ जाएगा ए वाई। सो ए वाई की वैल्यू आ जाएगी ए साइन अल्फा, जिसे फाइनल सॉल्व करने पर यह बन जाएगा ए इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। सो ये ब्लॉक के एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होगा और ये ब्लॉक के एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। यहां पर एक बात ध्यान दें कि इस कंसेप्ट में हमने डिस्टेंसेस को स्टैटिक पॉइंट ढूंढ के मेजर किया है और इस वजह से जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आए हैं अब उसमें किसी रिलेटिव चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कंपोनेंट आए हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम का मेजरमेंट है। सो इस सारे कैलकुलेशन के बाद इस
ब्लॉक का ग्राउंड फ्रेम से जो एक्सेलरेशन आया वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आई कैप प्लस 2a साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 जे कैप। अब अगर इसमें कॉमन टर्म बाहर ले लिए जाए तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2a साइन अल्फा बाय 2a साइन अल्फा बाय 2 एंड साइन अल्फा बाय 2 आई कैप प्लस कॉस अल्फा बाय 2 जे कैप। अब अगर मैं इन्हें कॉस और साइन में कन्वर्ट करूं, जो कि जरूरी होता है जब आप एंगल को हॉरिजॉन्टल से नापते हैं, तो आई कंपोनेंट को कॉस के टर्म में और जे कंपोनेंट को साइन के टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल से किसी वेक्टर के एंगल को मेजर किया जा सके। सो इसे कॉस और साइन में कन्वर्ट करने पर यह बन जाएगा ए बी इक्वल टू 2a साइन अल्फा बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 आई कैप। ये हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 के इक्वल होता है और साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 के इक्वल होता है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना लिखा जा सकता है। और क्लियरली हम ये देख पाए फाइनली कि जो एंगल ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक के मोशन के कारण एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल से दिखाई देगा वो पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 होगा, जबकि वेज में बैठे ऑब्जर्वर को यही एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दिखेगा और उसका एंगल अल्फा नजर आएगा। तो यहां पर ध्यान दें कि इस वेज पर बैठे ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में ए नजर आएगा, जैसा हमने अपनी पिछली रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली क्लिप में डिस्कस किया था, जबकि ग्राउंड ऑब्जर्वर को यह एक्सेलरेशन 2a साइन अल्फा बाय 2 नजर आएगा। और वहीं दूसरी ओर एक वेज पे बैठे ऑब्जर्वर के लिए इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पाई माइनस अल्फा होगा, जो कि यहां क्लियर दिखाई दे रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, जबकि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए यही एंगल पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो अलग अलग फ्रेम के ऑब्जर्वर किसी वेक्टर को अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस करते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। एक ही ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन आपको ग्राउंड फ्रेम से कुछ और दिख रहा है, किसी और डायरेक्शन में दिख रहा है, और आप जब वेज के फ्रेम पे जा रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको डिफरेंट नजर आ रही है। सो अगर मैं इसका मॉड करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा 2a साइन अल्फा बाय 2, जिसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए 2a साइन अल्फा बाय 2 एक्सेलरेशन से ट्रेवल करेगा, जो इस क्वेश्चन का सही चॉइस होना चाहिए। और इसका मॉड 1 होता है, ये केवल डायरेक्शन प्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनल आउटकम ये आया है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a साइन अल्फा बाय 2 होगा और वो हॉरिजॉन्टल से एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल से पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 एंगल बनाता हुआ मेजर होगा। थैंक यू।